हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानञ्च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेद स उच्यते। नमस्कार। नमो भारतम के संतुलन उपचार इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर मालविका तांबे और मेरे सहकारी डॉक्टर भाग्यश्री जोपे आप सभी का स्वागत करते हैं। नमस्कार। आज का हमारा विषय है आयुर्वेदिक दिनचर्या। दिनचर्या शब्द तो सभी ने सुना है, दिनचर्या का अर्थ भी सभी को मालूम है कि पूरे दिन भर में क्या करना चाहिए, ये हमें दिनचर्या से पता पड़ता है। अभी ये क्या है, सिंपल भाषा में अगर सोचा जाए तो दिन भर में छोटी छोटी की जाने वाली चीजें जो आयुर्वेद ने बताई हैं उससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहने में मदद मिलती है। सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाए तो होता है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन से लोग आज बहुत दूर भागने लगे हैं। पर आज हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि डिसिप्लिन पालना बहुत सिंपल हो सकता है। छोटी छोटी बातें जो हम आपको भी समझाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो इतना सिंपल है, ये मैं रोज कर सकता हूँ, मेरे रोज की दिनचर्या में मैं इसका समावेश कर सकूंगा। और यही इस आयुर्वेद शास्त्र की खूबी है कि हर चीज को आपके जीवन में इतनी सरलता से उतार देते हैं कि वो आपको कब स्वास्थ्य दे जाता है उसका पता ही नहीं पड़ता। अभी दिनचर्या शुरू कैसे होगी, तो नेचुरली सभी को मालूम है उठना, उठेंगे तो ही तो हमारा दिन शुरू होगा ना। पर दिनचर्या शुरू उठने से नहीं होती, मैं बोलूंगी सोने से होती है। क्योंकि आयुर्वेद बोलता है कि उठना कब है, तो सबसे पहला वो बताते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में उठिए। ब्राह्म मुहूर्त मतलब क्या, तो सूरज के जागने के जस्ट पहले हमें जागना है, मतलब सूरज का उदय होने के पहले हमें उठना चाहिए। अभी 4, 4:15, 4:30, 5 इस तरह का अगर हम गणित देखना शुरू कर दें कि अरे कितने बजे ब्राह्म मुहूर्त होगा और मुझे कितने बजे उठना है, तो लोग बोलेंगे कि मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई। तो इसलिए नींद कितनी चाहिए वो पहले हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो साधारण सभी लोगों को मालूम रहता है कि मुझे 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। आयुर्वेद उसके भी आगे जाता है, वो बोलता है कि अगर वात की प्रकृति हो तो नींद ज्यादा अच्छे से लो, पित्त की प्रकृति हो तो उससे थोड़ी कम नींद चलती है, और कफ की प्रकृति हो तो उससे भी थोड़ी कम नींद चलती है। इसलिए अगर साधारण तौर पे देखें तो 6 से 8 घंटे सोना है। तो इसीलिए अगर उठने का टाइम निश्चित किया हो तो पहले सोने का टाइम भी निश्चित करना पड़ेगा, तभी तो आप गिन सकेंगे ना कि आप 6 घंटे सोए हैं, 7 घंटे सोए हैं कि 8 घंटे सोए हैं। इसीलिए रात को सोने का समय जो है वो पहले फिक्स कीजिए, उसके हिसाब से उठने का समय तय होता है। अभी साधारण तौर पे देखा जाए तो 6 बजे के पहले हर एक को उठना जरूरी होता है, क्योंकि हमें सबको मालूम है कि जो भी इंसान सूरज के आने के बाद अगर बिस्तर में रहेगा तो उसकी आगे की पूरी जो साइकिल है वो चलती नहीं है ढंग से। अभी सुबह सुबह अगर पेट साफ होना हो तो उसके लिए आयुर्वेद ने वात का समय बताया है कि आपका अपान वात इस वक्त कार्यरत है तो आपका पेट साफ हो जाएगा। जो जो इंसान रात को लेट सोएगा, सुबह लेट उठेगा, वो बोलेगा कि अरे मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है। तो दिनचर्या की इतनी छोटी सी बात अगर हम लोग ध्यान रखें कि रात को समय पे सोएं और सुबह समय पे जागे। हम भी जानते हैं कि आज का पूरा युग बदल गया है। 4 बजे अगर किसी को उठने को बोलेंगे, व्यायाम करने को बोलेंगे तो लोग बोलेंगे अरे ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक साधारण आज के युग में प्रैक्टिकल तौर से सोचा जाए तो 6 बजे के पहले कम से कम उठना चाहिए। अगर आपको बहुत ही लेट हो गया हो कभी कभार सोने में, तो भी आयुर्वेद बोलता है कि सुबह उठ के आपका जो नित्य कर्म है, आपको शौच को जाना है, आपको ब्रश करना है, ये सब करके आपको थोड़ी देर वापस सोना हो तो बात अलग है। पर अगर आपने सुबह का जो आपका कॉल टाइमिंग है, जैसे हम कभी भी हमारे काम का कॉल नहीं भूलते हैं, वैसे ही सुबह का जो मोशन का कॉल है उसका टाइम जो है वो फिक्स होना बहुत जरूरी है। वो मोशन अगर उस वक्त होता है तो आगे जाके बहुत से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो लेट सोए कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह 6 बजे उठिए, टॉयलेट को जाकर आइए और फिर थोड़ी देर सोना हो तो आप सो सकते हैं। तो इसीलिए अगर वात की प्रकृति हो तो जैसे 6 बजे के पहले उठे, पित्त की प्रकृति हो तो कम से कम 5, 5:30 के बीच में अगर उठना पॉसिबल हो तो ज्यादा अच्छा है, और कफ की प्रकृति हो तो 5 बजे उठना सबसे बेटर होता है। तो इस तरह पूरा गणित जो है वो हमें शुरुआत करनी पड़ती है।
सुबह उठने के बाद जब हमें शौच क्लियर हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है। लोग बोलते हैं कि मुझे हल्कापन पूरे दिन महसूस होता है। तो ये हल्कापन जो है वो हमारी नींद से बहुत जुड़ा हुआ होता है। रात का खाना जो है वो अगर लाइट होगा तो आपको रात को नींद जल्दी आएगी, नींद जल्दी आएगी तो आप सुबह जल्दी उठ सकेंगे। तो दिनचर्या का जो ये क्रम है, मुझे लगता है कि रात के सोने से ही शुरू होना चाहिए। तो रात को टाइम पे सोइए, सुबह जल्दी उठिए। देखिए कैसा है कि हम बच्चे की भी अगर कोई गलती होती है तो हम 10 बार की गलती को माफ नहीं करते, पर एक बार की गलती होती है तो माफ हो जाती है। तो सप्ताह में चलो वीकेंड है, हमें थोड़ा मजा करना है, हमें थोड़ा लेट तक जागना है, तो शरीर भी बोलेगा कि चलो 6 दिन इसने मुझे मेरे हिसाब से ढाला है ना, तो 7वें दिन में इसका जो गुनाह है मैं माफ कर दूंगा। तो अगर हम जो गलतियां है, अभी एक बार दिनचर्या समझ में आ गई तो गलतियां कहाँ कहाँ कर रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। तो गलती जहां भी करेंगे वहां पे खुद को बताइए कि मैंने गलत किया है। तो गलतियां ज्यादा नहीं करेंगे तो फिर शरीर भी उसमें साथ देता है। तो ठीक है, सैटरडे नाइट है, थोड़ा आपको लेट जगना है, थोड़ा सा भारी खाना खाना है, होटल में ही जाना है, तो उस दिन के लिए भी आयुर्वेद आपको दूसरी मदद बताता है। पर जहां तक जमे दर्शकों, आपको रात को जल्दी टाइम पे सोना और सुबह टाइम से जल्दी उठना, ये आपके पूरे दिन की शुरुआत के लिए एकदम जरूरी होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि हमारा जो पूरा साइकिल है दिन का, वो किसके ऊपर निर्भर होता है, तो वो सूर्य के ऊपर निर्भर होता है। तो वो जब उठेगा तो बाकी पूरी दुनिया उठती है। तो हम इंसानों को भी उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी उसी प्रकृति के भाग हैं। अगर हम सोचे कि मेरी रात 2 बजे शुरू हुई और मेरा दिन 9 बजे शुरू होगा क्योंकि मुझे 7 घंटे सोना है, तो प्रकृति हमारे लिए वेट करती नहीं है। इसीलिए जहां तक जमे, सोने का जो आपका साइकिल है वो एकदम सही तरीके से मैनेज करना चाहिए। एक बात मैं ऐड करूँ इसमें? जरूर जरूर। मतलब देखो, ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को सुबह जल्दी उठना मतलब एक टेंशन जैसे होता है। जरूर, हाँ। ऐसे लगता है कि ठीक है, रात को जागना एक जगह पे मेरे हाथ में है या मैं वो कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, पर सुबह उठना मतलब बहुत मुश्किल है। पर अगर मन में रख के निश्चय किया और सुबह सच में, जैसे मालविका ने कहा कि ये वात का जब टाइम शुरू होता है उसके पहले अगर हमने जागना निश्चय किया हो, तो तभी नींद से बाहर आना और फ्रेश लगना ये ज्यादा मुमकिन भी हो जाता है। मतलब हमें एक तरह से ऐसे लगता है कि नींद सुबह उठना पॉसिबल नहीं है, पर अगर वो सही वक्त हमने पकड़ा और उस वक्त पे अगर उठने की कोशिश की, तो वो ऐसे सुबह नहीं उठना है, बेड से बाहर ही नहीं निकलना है, अंग ऐसे क्या भारी भारी लगना है, ये सब कुछ बिल्कुल नहीं लगता। ऐसे लगता है कि चलो 1 मिनट में मैं जाग जाऊं और जल्दी से तैयार हो जाऊं ताकि दिन की शुरुआत है वो मैं अच्छे से कर सकूं। और ये सब तभी होगा जब हम ये निश्चय करेंगे कि सही वक्त पे उठना है और उसके लिए सही वक्त पे सोना है। और ये मतलब जैसे ये आयुर्वेद की दिनचर्या हम कहते हैं, उसका एकदम जो कहेंगे बेस है। अगर ये हाथ में आ गया तो आगे की करने वाली जो भी सब चीजें हैं उसके लिए हमें टाइम भी मिलेगा और सही ढंग से हम सब चीजें कर भी सकते हैं। सही बात है। देखिए क्या है, एक और जो मुझे आजकल फर्क दिख रहा है कि सुबह उठने के बाद, पेट साफ होने के बाद ही व्यायाम किया जाना चाहिए। बिल्कुल। आजकल क्योंकि सबका जीवन है वो बहुत भागा दौड़ी से भरा हुआ है, ऑफिस के टाइमिंग्स अलग होते हैं, तो कई बार लोग सोचते हैं कि सुबह का व्यायाम अगर मुझे पॉसिबल नहीं हुआ है तो मैं शाम के वक्त चला जाऊंगा, रात को कर लूंगा, डिनर के पहले हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें करना एकदम गलत है। जैसे हमने अभी बताया आपको कि पेट साफ होने के लिए वात का टाइम बहुत जरूरी है। तो वो अपान वायु जब काम करता है तभी आपका मलन निस्सरण जो है, शौच को जाना है, टॉयलेट को जाना है, वो साफ हो सकता है। अगर आप 8 बजे सोचे तो वो साफ नहीं होगा। वैसे ही हमारे शरीर के पूरे जो ऑर्गन्स हैं उनकी भी एक साइकिल होती है। तो सुबह के वक्त में आप जब व्यायाम करते हैं, तो व्यायाम मतलब क्या है, आप कुछ भी सोचिए, आप कुछ भी करते हैं उसमें आपका ब्रीदिंग जो स्पीड है वो बढ़ती है। वो किस लिए बढ़ती है कि आपका ऑक्सीजन ज्यादा जाता है शरीर में, और वो सुबह के वक्त जरूरी होता है। कैसे हम लोग सुबह गैस चालू करते हैं ना, या भगवान के सामने दिया जलाते हैं, वैसे हमारे शरीर का भी जो बोलना चाहिए पचन संस्था है, उसको शुरुआत करने के लिए हम ये ऑक्सीजन सप्लाई सुबह सुबह दे देते कि चलो बाबा तुम्हें ऑक्सीजन दे दिया, अभी फटाफट उठो और काम के लिए लगो। आपको ब्रिस्क वॉक करना है, आपको जॉगिंग करना है, आपको जिम भी करना हो, अगर जो एक्चुअली योगा के मुकाबले हम लोग थोड़ा कम करने की सलाह देते हैं, तो वो भी जो सब आपको करना होगा व्यायाम के तौर पे, वो मुझे लगता है सुबह के ही वक्त में करना ज्यादा बेटर है। रोज रोज अगर नहीं भी जमता हो तो प्राणायाम कम से कम सुबह के वक्त में करना ये बहुत जरूरी है। आपके जो डेली रूटीन है उसमें 10 से 15 मिनट प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग
ये जैसे डॉक्टर शिबालाजी तांबे हमेशा बताते हैं कि संतुलन क्रिया योग जैसा एक जो आसान व्यायाम का प्रकार है वो भी करना अगर आपको पॉसिबल हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 20 से 25 मिनट में ऊपर से नीचे तक शरीर का एक एक भाग जो है उसमें आपको पूरी जो प्राण वायु है उसका पसरने का एहसास होता है, वो पूरे शरीर में फैलती है। तो इस प्रकार से दिनचर्या का ये जो दूसरा भाग है उठने के बाद की व्यायाम करना है वो भी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आप समय का भी जो ध्यान है वो ज़रूर रखिएगा। आयुर्वेदिक दिनचर्या, ये जो हमारा आज का विषय है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऐसे देखा जाता है कि जो बीमारियां या जो तकलीफ़ें उम्र बढ़ने के बाद होना पॉसिबल होती थी, जैसे कमर में दर्द हो या कोई जॉइंट में से थोड़ा सा आवाज़ निकलना हो या बाल गिरना हो, बाल सफ़ेद होना हो, तो ये ऐसे सब बीमारियां आजकल देखा जाता है कि बहुत ही यंग एज में ही लोगों को महसूस होने लगी है। जैसे छोटी छोटी 25-30 साल की भी लड़की होगी तो सामने जब पेशेंट्स करके आएगी तो कहेगी कि मेरे बाल पकना शुरू हो गया है। जैसे हमें याद है कि हमारी ग्रैंड मदर भी जब 60-65 इयर्स की थी तो उसके बाल अच्छे से काले रहते थे, और आजकल ऐसे हुआ है कि 25 इयर्स में उनको तकलीफ होने लगी है कि बाल गिर रहे हैं। 6-7 साल के बच्चे आ रहे हैं कि जिनके बाल सफेद हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, तो बॉल्डनेस के प्रॉब्लम्स एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब ऐसे जो उम्र के हिसाब से आने वाली तकलीफें है वो अगर इतने यंग एज में आ रही है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारी गड़बड़ है, और उसको सुधारना अगर है तो आयुर्वेदिक दिनचर्या ये सबसे ज़रूरी है। ऐसे मुझे लगता है कि हम सबको समझना चाहिए, मानना चाहिए, और इसके हिसाब से हमारी जीवन शैली में चेंज जो है वो भी करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि वात का काल है सुबह का, मतलब तभी वो वात का सुबह का टाइम खत्म होके कफ का काल शुरुआत होता है। मतलब जैसे देखा जाए तो सूरज उगने से सूर्यास्त होने तक का जो समय है उसमें 3 डिविजन्स होते हैं कि सुबह जब सूरज निकलता है तो तभी कफ की शुरुआत होती है। वो सुबह के टाइम पे, मतलब सुबह 6 बजे अगर हमने सूर्योदय कहा तो सूर्योदय के टाइम से लगभग 10 बजे तक के टाइम में कफ का जो हमारे शरीर में है वो प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद 10 से 2, ये जो बीच में दोपहर का टाइम है, उसमें पित्त का जो गुण है वो सबसे ज़्यादा मतलब डोमिनेंस रहता है। और उसके बाद वापस 2 से शाम के 6 बजे तक वापस वात जो है वो डोमिनेट रहता है। इसलिए देखिए कि सुबह जब कफ का टाइम शुरू होने वाला है उसके पहले अगर हमने उठा है, अगर हम नींद से जागे हैं, तो ये सब जो क्रिया है कि मलमूत्र विसर्जन है, पेट साफ होना है, वो सब चीज़ें अच्छी तरीके से हो जाएगी। इसके बाद जो कफ दोष ज़्यादा शरीर में महसूस होना है या ज़्यादा पड़ता है, उस टाइम पे जो चीज़ें हमने आयुर्वेद में कही गई है उससे सब जो बढ़ा हुआ कफ दोष है वो कम होने के लिए हमें मदद मिलती है। तो जैसे देखा तो सुबह उठने के बाद हम क्या करेंगे, तो ब्रश करेंगे, बराबर। तो भाई ब्रश करने के लिए जो चीज़ें उपयोग में लानी चाहिए, इस्तेमाल में लानी चाहिए, वो सब ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कफ दोष जो है वो शांत होना चाहिए। जैसे अगर कोई मीठा, जैसे आजकल हम देखा जाए तो सब लगभग सभी टूथपेस्ट जो है उसकी टेस्ट कौन सी होती है, मधुर होती है ना, मीठी होती है। और मीठी चीज है वो तो कफ को बढ़ाने वाली है। तो उसका मतलब जो उसका मेन रीजन है कि ब्रश करने के पीछे जो कारण कहा है वो उससे बाजू में रह जाएगा। सिर्फ हमें उससे कुछ झाग आएगा, उससे कोई स्मेल आएगी, मिंट वगैरह कुछ उसमें डाला होगा तो ऐसे हम कहते हैं ना कि एहसास होता है कि कुछ हमें बहुत फ्रेश लगा है, पर उसके पीछे जो दंत धावन या दांत या मुख शुद्धि का जो मेन गुण है वो उससे हमारे हाथ में नहीं आया। तो आयुर्वेद ने क्या कहा कि कफ दोष बढ़ना है तो उसको कम करने के लिए कटु, तिक्त और कषाय, मतलब पंजेंट, फिर उसके बाद थोड़ा सा बिटर और एस्ट्रिंजेंट, ये जो टेस्ट है ये जिस चीज़ों में है उसके साथ हमें दंत धावन करना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली है, जैसे हिरड़ा आप सब जानते हो, या जो अपना कड़ू नींब है उसकी छाल है, या कोई अपनी तुरटी है या नमक है, तो ऐसी सब चीज़ें साथ में मिलाकर हम जैसे संतुलन में ये योग दंती करके टूथ पाउडर बनाते हैं। तो इसमें लगभग, मतलब अभी तो मैंने सिर्फ नाम लेने के हिसाब से सिर्फ 4-5 चीज़ें कही है, पर इसमें 25 से ज़्यादा ऐसी सब चीज़ें हैं। इसका अच्छी तरह से
तरीके से मिश्रण करके इसका ये जब चूर्ण बनाते हैं, और ऐसे लगता है लोगों को कि जैसे टूथ पाउडर है तो हमें फिर हाथ से तो करना नहीं है ब्रशिंग, तो कैसे उसको यूज करें, तो बिल्कुल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर जैसे टूथपेस्ट ब्रश के ऊपर लेते हो वैसे वो ये जो पाउडर है वो भी टूथब्रश के ऊपर लेके टूथब्रश के साथ आप अच्छे से ब्रशिंग कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हाथ से या कोई अपने मतलब उंगली से ही करना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप ब्रश के साथ भी उसको अच्छे तरीके से ब्रश करते हैं और इससे फायदा ये होता है कि सिर्फ दांत का ही आरोग्य ठीक रहता है ऐसा नहीं, तो जो अपनी मसूड़े है इतना ही नहीं तो गले तक जो रात भर सोने की वजह से जो हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ होता है, या जैसे कई सारे लोगों को आजकल देखिए ऐसे होता है कि बातें करते समय ऐसे बीच बीच में ऐसे करने की जरूरत लगती है ना, क्योंकि गले में वो कफ जो है वो चिपका हुआ रहता है, वो आसानी से निकलता नहीं है। तो कितनी बार हमने ऐसे देखा है कि अगर योगदंती का इस्तेमाल हम नियमित रूप से करें तो ये जो ऐसे बीच बीच में हम जैसे कफ अटक जाता है, निकल जाता है, तो ये सब ये योगदंती का यूज करने से वो ऐसी तकलीफ बिल्कुल लगती नहीं है। एकदम आसानी से बातें करने में, या जो लोग गाना वगैरह गाते हैं उनको तो ये बहुत तकलीफ होती है कि गाना गाते गाते एकदम गले में कफ आ गया तो स्वर बिल्कुल निकलता नहीं है। तो ऐसे सब लोगों के लिए योगदंती का यूज एकदम रेगुलर रूप से करना बहुत अच्छा गुणकारी रखता है। और अगर रेगुलर ये यूज करेंगे तो मसूड़े है, दांत है, या आजकल जैसे छोटे छोटे बच्चों को भी कोई ना कोई एकदम रूट कैनल है या दांत एकदम कोई ट्रांसफर करना है, बहुत सारे डेंटिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ती है। पर अगर ये सब प्रिवेंट करना हो तो मुझे लगता है कि योगदंती का नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो डेंटिस्ट के पास जाना या बहुत बार बार जाना ये तो हम बिल्कुल टाल ही सकते हैं। एक जो बात मुझे ध्यान में आती है आजकल कि लोग समझ नहीं रहे कि मंजन आयुर्वेद ने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि दातुन तो आयुर्वेद ने भी बोला ही है। देखिए, ब्रश करते वक्त हम लोगों का ध्यान किस पे रहता है कि दो दांतों के बीच में फंसी हुई चीज को निकालना है। हम वहां पे दांतों के आसपास जो मसूड़े हैं जिनका सर्कुलेशन बहुत जरूरी है उसका विचार नहीं करते हैं। तो मंजन करने में फायदा क्या होता है, आप जब आपकी उंगली का यूज करते हैं पूरी ओरल कैविटी में आप अंदर जाके सब जगह मसाज करते हैं। मसाज से क्या होता है कि वहां का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, तो नेचुरली रिजुविनेशन जो मसूड़ों का होना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी स्किन भी मेरी जब सुधारनी है तो मैं अच्छे से मसाज करती हूँ, स्क्रब करती हूँ, तो अंदर के मसूड़ों को भी जब टिश्यू को अच्छा रखना है तो उस वक्त उसका मसाज होना बहुत जरूरी है। और ये मसाज मंजन के थ्रू ही हो सकता है। उसके बाद आप दातुन का यूज करना चाहे, जिसे आज हम लोग ब्रश बोलते हैं, टूथब्रश बोलते हैं, तो उसका आप यूज कर ही सकते हो। पर अगर आप योगदंती का भी इस्तेमाल ब्रश के साथ कर रहे हो तो प्लीज भूलिए मत कि ब्रश हो जाने के बाद कम से कम एक 10-15 सेकंड की मसाज पूरे ओरल कैविटी में, मतलब ऊपर नीचे सब जगह अपनी उंगली से करना मत भूलिए। आपका ही मुंह है, उंगली डालेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये मसाज जो है ये बहुत जरूरी है, बाकी शरीर के साथ मुंह का भी। तो योगदंती यूज कीजिए, आप कोई टूथपेस्ट भी यूज करते, अभी बच्चों का आप जैसे बोल रहे हैं ना, तो बच्चों को अभी ऐसे हो गया कि मीठी टूथपेस्ट, हाँ, तो बीच में तो बच्चे टूथपेस्ट खाते थे कि टूथपेस्ट की टेस्ट बहुत अच्छी टेस्ट की हो तो टूथपेस्ट लाएंगे, तो वो टूथपेस्ट जब पेट में जाती है तो उसके कारण होने वाली बीमारियां और अलग हैं। तो इसीलिए जहां तक जमे आपका जो टूथ पाउडर है वो आयुर्वेदिक तरीके से बनाया हुआ हो, आयुर्वेदिक सोच के साथ बनाया हुआ हो। केवल टेस्ट, स्मेल खुद की अच्छी है पर बाद में आपकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं रहे, आपके दांत और मसूड़े अच्छे नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए योगदंती का इस्तेमाल करना मुझे लगता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, मैंने तो बीच में ऐसे भी पढ़ा था कि जैसे ये टूथपेस्ट में ऐसी कोई केमिकल्स डालते हैं जिसकी वजह से दांत सफेद हो ना, सबको ही लगता है कि दांत जो है वो एकदम से ऐसे अच्छे सफेद एकदम मोती जैसे शुभ्र हो, पर वो तो अपनी अपनी खैर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। जैसे लोग समझते नहीं, क्योंकि वात पित्त कफ ये जो बिल्कुल डिफरेंस आयुर्वेद ने बताया तो आपको समझ में आएगा कि मेरे बाल ऐसे क्यों है, मेरे दांत ऐसे क्यों हैं। तो जो दूसरे का देख के लगता है ना, अरे इसके दांत बहुत चमक रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं, तो वो जो प्रकृति का फर्क है वो भी हमें आयुर्वेद बहुत अच्छी तरीके से समझा देता है। हाँ,
तो अगर ऐसे अपने थोड़े पित्त की प्रकृति जैसे होगी तो थोड़ा सा उसमें पीलापन आना स्वाभाविक है। उसमें कोई गलत या कुछ ऐसे खराबी है ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। और उसको भी वो सफेद करने के लिए जो टूथपेस्ट में सब जो केमिकल्स डलते हैं तो उसके वजह से ब्रेन तक उसका असर पहुंचता है। देखिए सब मतलब छोटे बचपन से लेके बुढ़ापे तक रोज हम जो चीज इस्तेमाल करेंगे और मुंह में डालेंगे उसका प्रभाव तो पूरे शरीर पे होगा ही ना। और ब्रेन तो हमारे मुंह से कितना नजदीक है, तो वो केमिकल की वजह से ब्रेन तक जाके उसमें से स्पेशली जो पीनियल ग्लैंड है या पिट्यूटरी ग्लैंड है कि जो हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल उसके हाथ में है। जैसे पूरा अगर हार्मोनल अपना बैलेंस हो या जो भी शरीर का पूरा कार्य हो तो जिसके ऊपर वो निर्धारित है उस पर अगर उसके वजह से कोई आंच आने वाली है तो वो एक सिर्फ दांत सफेद दिखने के लिए इतना भारी नुकसान झेलने की कोई आवश्यकता है नहीं। उससे अच्छा है कि हमें आयुर्वेदिक पद्धति से जो बनाया हुआ है वैसे अगर दंत धावन ठीक ढंग से किया तो ओरल हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी और इन जनरल बाकी का भी नुकसान है वो टल के हमारा जो पूरा ही आरोग्य है वो अच्छा रहने के लिए बहुत ही सुविधा और सहकार्य मिल जाएगा। कई बार जो माताएं आती हैं वो बोलती हैं कि योगदंती स्वीट नहीं है ना, इसीलिए बच्चे मना करते हैं, या उसका पाउडरी फील जो है उसके कारण बच्चे बोलते हैं कि नहीं नहीं ये मुझे नहीं यूज करना है। तो मैं उन्हें हमेशा सलाह देती हूँ कि अगर आप ये योगदंती है इसको थोड़ा सा पानी में भिगोएंगे तो उसका एक सॉल्यूशन टाइप तैयार हो जाता है, मतलब पेस्ट जैसा होता है ना उसी तरीके से। या अपना जो सुमुख ऑयल है उसको भी उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह वो जो पेस्ट फॉर्म की बच्चों को आदत लगी हुई है तो पानी में भिगोकर या सुमुख तेल में भिगोकर भी इसका उपयोग बच्चों के लिए किया जा सकता है। तो बिल्कुल छोटे बच्चे भी जो हैं कि जिनको दांत आना शुरू हो गए हैं उनको भी अगर योगदंती इस प्रकार से यूज की जाती है तो उनको एक तो उस टेस्ट की आदत हो जाती है। आजकल हम लोग करते क्या है कि बच्चों को बचपन से एकदम अलग आजकल का जो खाने का ट्रेंड है उसके हिसाब से हम चीजें देने का शुरुआत करते हैं तो उन्हें अलग अलग टेस्ट की आदत नहीं रह जाती है। तो हर चीज को वो मना करते ये मुझे टेस्ट अच्छी नहीं लगी ये मुझे मत दो। तो ऐसे नहीं, इसीलिए जब वो बता नहीं सकते उसी वक्त उनको अलग अलग टेस्ट का अगर आप आदत डलवा देंगे तो कोई टेंशन नाम की चीज ही नहीं है। तो छठे महीने से ही एक्चुअली आप योगदंती जो है वो हल्के हाथ से बच्चों के मसूड़ों पर मलना शुरू कर देंगे तो उन्हें उसके टेस्ट की भी आदत हो जाती है। मुंह भी साफ रहता है, जो हमें कफ दोष का छेदन करना है तो वो भी हमें उससे मिल जाता है। और योगदंती जैसे कि डॉक्टर भाग्यश्री ने आपको भी बताया कि वो सब नेचुरल प्रोडक्ट से तैयार की हुई है। तो अगर पेट में चली भी जाए तो प्रॉब्लम कुछ नहीं, उल्टे उससे आपके बच्चे का डाइजेशन जो है वो ही शायद सुधरने में आपको मदद मिल सकेगी। पर नुकसान तो कोई है ही नहीं क्योंकि सभी खाने की ही चीजें हैं। और नमक वो तो हमें लगता ही है वैसे भी जिंदगी में, तो नमक भी उस टूथ पाउडर में है। और आजकल आप देख ही रहे होंगे कि एड बहुत चल रही है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या। तो आयुर्वेद ने तो कितने हजारों सालों पहले आपको बता कर रखा है कि नमक बहुत जरूरी है क्योंकि जो आपको दांतों में शाइन चाहिए, जो आपका प्लाक आपको निकालना है, तो नमक से उसमें जो मदद मिलती है वो और किसी चीज से नहीं मिल सकती। आप किसी भी टाइप के ब्रिसल्स के ब्रश ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो उससे आपको उतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी नमक से आपके दांत साफ और प्लाक रहित रहने में मदद मिलती है। तो इस तरह योगदंती का इस्तेमाल जो है वो एकदम बचपन से ही बच्चों को भी करवाइए, आप भी उसकी आदत रखिए। और जैसे सुबह शाम हम लोग बोलते हैं कि ब्रश करना बहुत जरूरी है, तो योगदंती जो है उसका शाम को भी आप उपयोग करेंगे तो उसका आपको फायदा ही मिलने वाला है। ये बात सही है कि आपको हर खाना खाने के बाद आपका मुंह साफ होना चाहिए क्योंकि जितना खाना मुंह में अटका होगा उतना खराब रहता है। तो आयुर्वेद केवल सुबह और शाम की बात नहीं करता है, वो बोलते हैं कि आप जिस भी वक्त किसी भी प्रकार की कोई चीज खाएंगे, कोई चीज पिएंगे तो उसके बाद कुल्ला करना बहुत जरूरी है, राइट। तो इतनी छोटी छोटी बातों को आयुर्वेद ने समझाया है। मतलब आपको लगेगा कि अभी ये साइंस है, हमको दवाइयां बता सकता है, मेडिकल साइंस है, तो ऐसे नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद उसको बोला गया है ना, क्योंकि आयु के लिए जो कुछ भी जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी जरूरी वो सब उन्होंने उसमें समझाया है। तो इतनी छोटी छोटी बातों को इतने डिटेल में उन्होंने हमें बताया है। तो सिंपल सी चीज है कि आपको ब्रश करना है तो आपने कितने सेकंड दिए लाइफ के दिन में, 30 से 35 सेकंड आप रोज दे रहे हो और उन्होंने उसके पीछे इतना बड़ा शास्त्र